हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस कोड विटा के कुछ डाउट्स के बारे में। काफ़ी बच्चों के मन में कुछ डाउट्स हैं तो उनको मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आपके जो जो डाउट हैं उसको हम एक एक कर सॉल्व करेंगे। ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके डाउट जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले डाउट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला डाउट जो है वो है कि कोड वीटा में जोन्स कैसे डिवाइडेड हैं, उनको हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जोन कौन सा है, दूसरे बंदे का जोन कौन सा है, हम किस दिन एग्ज़ाम दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, क्यों देने वाले, तो मैंने वीडियो आपको पहले बता दिया। और उसके बाद ये सब डाउट्स हैं कि हम जोन्स, बेसिकली जोन्स के ऊपर डिस्कशन है। तो ये सब डाउट्स को मैं इमेज के थ्रू बताता हूँ। टीसीएस की तरफ से ऑफिशियल इमेज है। तो बेसिकली जोन 1 जो है उसके लिए डेट ओपन है, 10 जुलाई से विंडो ओपन हो जाएगी और 11 जुलाई तक, मतलब एक दिन 24 आवर्स के लिए ये विंडो ओपन रहेगी। और इस ओपन विंडो में 6 आवर, मतलब जब जैसे आप मान लीजिए आपने 10 जुलाई को 3 बजे स्टार्ट कर दिया अपना एग्ज़ाम, तो 3 से 6 घंटे यानी कि 9 बजे तक आप कभी भी जब चाहें एग्ज़ाम दे, मतलब जब चाहें उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 3 से लेकर 6 तक आपकी विंडो ओपन रहेगी। मतलब इस जोन में, जिस जोन 1 में अगर आप आ गए हैं तो 10 जुलाई 3 बजे से लेकर दोपहर के 11 जुलाई 3 बजे तक आप कभी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है वो चलेगा 6 घंटे तक। मतलब आप 3 बजे बैठेंगे तो 9 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा, 4 बजे बैठेंगे 10 बजे तक चलेगा, 11 बजे बैठेंगे तो आपका सुबह रात, पूरी रात चलेगा, सुबह के 5 बजे तक। ठीक है, इस तरीके से 6 घंटे का एग्ज़ाम होगा। आप कभी भी चाहें उस टाइम पर एग्ज़ाम को स्टार्ट कर सकते हैं। जिस टाइम पर आप स्टार्ट करेंगे उससे लेकर अगले 6 घंटे तक आपके लिए विंडो ओपन रहेगी। और अगर 11 जुलाई 3 बजे तक आप नहीं दे पाते हैं तो आप फिर इससे एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब ये 24 घंटे में से किसी भी 6 घंटे में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात कि किस तरीके से ओपन होगी विंडो और क्या। अब जोन 1 में आते कौन कौन है। रिक्रूटमेंट बैचेस ब्रांचेस पार्ट ऑफ जोन 1, तो ये हैं चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और कोची। ये जो 4 स्टेट्स हैं इनमें आपको जो है एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चारों में बेसिकली आप एग्ज़ाम अपना 10 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक दे सकते हैं। जोन 1 में ये 4 आपकी सिटीज़ आ गई। ठीक है, बेसिकली सब क्लियर हो गया आपको। उसके बाद जोन 2 की बात करते हैं। जोन 2 में आती हैं मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जोन 2 में आती हैं और ये 1 2 3 4 ये जोन 1 में आती हैं। तो इनमें से आप कहीं भी बिलोंग करते हैं, इसके आसपास आप कहीं भी बिलोंग करते हैं। आपने जब एग्जामिनेशन टीसीएस कोड विटा में फॉर्म फिल किया होगा तो आपने अपना रीज़न भी फिल किया होगा। तो इनमें से किसी भी रीज़न में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जोन 1 है। इसमें से किसी में बिलोंग करते हैं तो आपका जोन 2 है। जोन 2 वालों के लिए क्या है, 24 जुलाई से 25 जुलाई 3 बजे तक सेम वही है कि उन 24 घंटे में से आप 6 घंटे के लिए कभी भी बैठकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला डाउट कि जोन किस तरीके से डिवाइडेड, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जोन कौन सा है, हम कितने टाइम में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 24 घंटे में से ये नहीं है आपकी 24 घंटे के लिए आपके लिए विंडो ओपन है। उस 24 घंटे में से जब भी आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे उससे लेकर 6 घंटे तक आपका एग्ज़ाम वैलिड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला डाउट। उसके बाद हमारा जो दूसरा डाउट होता है कि इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो टीसीएस डिजिटल रोल की वो डिफरेंट होगी क्या। तो नहीं, जो आपकी इंटरव्यू प्रोसेस है थोड़ी टिपिकल होगी नॉर्मल निंजा वाले रोल से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको उन्होंने टीसीएस डिजिटल के लिए बुला लिया। या आप मान लीजिए आपने नॉर्मल 3 ही क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा और उन्होंने आपको टीसीएस निंजा के लिए बुलाया, लेकिन आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करा तो वो आपको दूसरे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे टीसीएस डिजिटल के लिए। इस तरीके से आपकी थोड़ी जो है निंजा से वो आपकी डिजिटल वाली टिपिकल होने वाली है प्रोसेस। मतलब मान लीजिए उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तो थोड़ा टिपिकल होगा निंजा वाले इंटरव्यू से। मतलब थोड़ा डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी क्योंकि आपको पे स्केल भी ज़्यादा मिला है ना। तो कहाँ 3.6%, 3.36 लाख अप्रॉक्स इतना है और कहाँ आपको 7 LPA, तो थोड़ा डिफरेंस है। इसलिए आपको इंटरव्यू प्रोसेस भी थोड़ी डिफरेंट होगी। डिफरेंट से मतलब है प्रोसेस वही होगी, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा और हो सकता है राउंड भी बढ़ जाए। उसके बाद जो तीसरा डाउट आता है कि जो टीसीएस के कंपाइलर हैं उसमें हमारा बहुत ज़्यादा रन टाइम एरर थ्रो हो रहा है। तो बेसिकली रन टाइम एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में समझाया था सारे एरर्स के बारे में। तो मोस्टली केसेस में 2 कंडीशन होती है रन टाइम एरर। इन्होंने टीसीएस वालों ने आपको गाइडलाइंस भी शेयर कर रखी हैं टीसीएस
आपके पेज पर, ईमेल पर भी आपके आई होंगी। तो बेसिकली रन टाइम एरर का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो तरीका है कि इनका सिस्टमिक फॉल्ट हो, यानी कि मान लीजिए इनका पाइथन का कंपाइलर ही गड़बड़ है तो वो आपको रन टाइम एरर देगा ही देगा, जिसके चांसेस उन्होंने बताया काफ़ी ज़्यादा कम है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। अगर सारे बच्चों आप अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए, मोस्टली मेरे को जितने भी लोगों ने प्रॉब्लम बताई रन टाइम एरर की, वो पाइथन में उन्होंने कोड किया हुआ था। तो अपने ग्रुप में पूछिए कि अगर पाइथन में आपने कोड किया है और आपको भी रन टाइम एरर आया, इसका मतलब उनका कंपाइलर ही ख़राब था, जो पाइथन का कोड को कंपाइल कर ही नहीं पाया। मोस्टली केसेस में पाइथन वालों ने ही मुझे रन टाइम एरर वाली बात बोली थी। सी प्लस प्लस और जावा वालों ने ये बहुत ही, एक भी बंदा मेरे को तो अभी तक ऐसा मिला नहीं जिसको ये रन टाइम एरर थ्रू हुआ होगा। पाइथन वालों के साथ ये मोस्टली हुआ था। तो एक तो तरीका हो गया उनका कंपाइलर ख़राब है। अगर ऐसा नहीं है कि सब लोगों का कोड थोड़ा थोड़ा चल रहा है लेकिन आपके कोड में दिक्कत है, तो फिर आपके कोड में या तो आपने इनपुट फॉर्मेट लेते समय नहीं समझा कि किस तरीके से आपको इनपुट फॉर्मेट लेना है, किस तरीके से आपको आउटपुट देना है, किस तरीके से आपको उसको प्रोसेस करना है। तो मोस्टली केसेस में आपका रन टाइम एरर इसी वजह से आता है। मान लीजिए आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, या आपका एरे आउट ऑफ इंडेक्स जा रहा है, मतलब इंडेक्स जितने आपने रेंज दे रखी है उससे बाहर आपका आउटपुट जा रहा है। इस तरीके के आपके छोटे मोटे जो एरर्स हैं, जो आपके आंखों से नेगलेक्ट हो जाते हैं, वो रन टाइम एरर थ्रो करती हैं। डिटेल मैसेज आपको दिया होता है जब भी रन टाइम एरर आता है कि क्यों रन टाइम एरर आ रहा है। अगर नहीं दिया होता तो फिर आप अपने लोकल कंपाइलर में एज केसेस, मतलब बहुत बड़े बड़े इनपुट्स डालकर उसको रन करिए। हो सकता है किसी कैश केसेस पर रन टाइम एरर थ्रो हो जाए। इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि कैसे रन टाइम एरर को हटाया जाए, बस आपको अपने कोड में चेक करना होगा किस तरीके से क्यों एरर आपका थ्रो हो रहा है और आपका रन टाइम एरर रिमूव हो जाएगा। बस आपको कोड को समझना होगा। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि मतलब ये काम करोगे तो रन टाइम एरर नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा है कि कोड का कोई स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि ये जो हमारा कोड है वो गलत हो रहा है, तो आप ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो और आपका आउटपुट ठीक आ जाए। ठीक है, तो ये हो गई रन टाइम एरर की बात। और एक बात और है कि आप जितना कम हो सके उतने प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ किया कीजिए, क्योंकि जो मैंने कई बार देखा है कि काफ़ी सारी जगह पर कंपाइलर्स में प्री डिफाइंड फंक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है, इसलिए आपको कभी कभी एरर थ्रो होने लगता है कि आप मानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने लिस्ट से सेट में कन्वर्ट कर दिया, और अगर उनके कंपाइलर में वो सेट का फंक्शन ही नहीं है, तो वो आपका जो आउटपुट होगा वो नहीं आएगा और आपको एरर थ्रो जाएगा। तो आप जितना सिंपल हो सकता है प्रोग्राम उतना सिंपल यूज़ कीजिए। जो मेजर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं लाइक एरे, सेट, लिस्ट, सेट नहीं, एरे, लिस्ट, इनको यूज़ करने की कोशिश करिए। सेट वगैरह को यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा डाउट, चौथा डाउट आता है हमारे कोच की, ये जो TCS इनोवेटर रोल होता है वो कोडविटा की मदद से हम दे सकते हैं क्या? जो हमारा TCS इनोवेटर होता है, जो लैब्स के काम में आता है इनोवेटर, तो उसका पोस्ट में हम TCS कोडविटा के थ्रू जा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप जा सकते हैं। जब आप TCS कोडविटा में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, तो आप वहाँ पर अगर अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप वहाँ पर अपनी जो ख्वाहिश रख सकते हैं कि मैं TCS इनोवेटर के लिए हायर होना चाहता हूँ। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको उस रोल के लिए हायर कर लिया जाए। काफ़ी सारे, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था तो काफ़ी सारे लोगों को इनोवेटर रोल पर TCS कोडविटा की मदद से हायर किया गया है। ठीक है, तो ये डाउट हमारा क्लियर हो गया। रन टाइम एरर भी हमारा क्लियर हो गया, TCS इनोवेटर डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ और डाउट्स हैं लोगों के। उसके बाद डाउट है कि हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे राउंड 2 में जाने के लिए TCS कोडविटा के। तो राउंड 2 में जाने के लिए बेसिकली आपको टॉप 100 में आना होगा। टॉप 100 में आने के लिए आपको क्या करना होगा? टॉप 100 में आने के लिए आपको मोस्टली, मतलब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज जो आपके साथ बच्चे बैठे हैं वो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 क्वेश्चन कर लोगे तो, या 6 क्वेश्चन कर लोगे तो। अगर आपके साथ वाले ने 4 क्वेश्चन ही करे और आपने 3 कर लिए, तो हो सकता है कि आप टॉप 100 में आ जाएं। लेकिन अगर आपके साथ वाले ने 5 क्वेश्चन करे, आपने 2 क्वेश्चन करे हैं, तो आप नहीं आएंगे। तो हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ आप 5 क्वेश्चन कर लीजिए, आप 6 क्वेश्चन कर लीजिए। तो हम इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ जो कॉम्पिटिटर्स आपके हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं टॉप 100 में आने के लिए, ताकि आप राउंड 2 में जा सकें। ठीक है, तो ये हो गया डाउट
टॉप राउंड 2 के लिए। अब कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि राउंड 1 को अगर हम क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, तो डिजिटल के लिए हमें जॉब मिल जाएगी, हमें राउंड 2 क्लियर करना ही होगा डिजिटल में जाने के लिए। तो नहीं, अगर आप राउंड 1 की क्लियर कर देते हैं तो आप पे कॉल आ जाएगी। राउंड 2 क्लियर करने के बाद मोस्टली कॉल नहीं आती है। राउंड 1 वालों में से ही वो अपने जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद राउंड 2 वालों को तो सिर्फ आगे वो मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और फिर वो तो प्राइज़ मनी जीत कर ही जाते हैं। उनको लिए कॉल बहुत ही रेयर केसेस में आती है। जो भी कॉल आनी होती है वो राउंड 1 में आकर सब कुछ क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह। ठीक है। अब कुछ लोगों का डाउट था कि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो टीसीएस में सब सेम आते हैं क्या, सब बच्चों के, मतलब हम लोग 6 लोग ग्रुप में बैठ जाएं, एक एक सब बच्चा सॉल्व करें और उसी टेक्निक से 6 के 6 सॉल्व कर दे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सेम टाइम पर अगर आप लॉग इन करते हैं तो हो सकता है रेयर चांसेस में कि आपके क्वेश्चन सेम आ जाए, लेकिन उनके कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं कि मान लीजिए 18 प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बंदे को कुछ 6 प्रॉब्लम मिल गई, दूसरे बंदे को कुछ 6 प्रॉब्लम मिल गई। इस तरीके से शफल होकर प्रॉब्लम्स आती हैं। मोस्टली कुछ कुछ प्रॉब्लम आपकी सेम हो सकती है। मान लीजिए 2 प्रॉब्लम आपकी जो है वो दूसरे बंदे के साथ मैच कर गई, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 6 की 6 प्रॉब्लम सेम आ जाएंगी और हम चीटिंग करके कर लेंगे, तो इतने होशियार तो वो भी हैं कि ऐसे ही आपको जॉब तो नहीं देने वाले, समझ रहे हैं ना आप। तो सारी प्रॉब्लम सेम आएंगी ऐसा हम नहीं कह सकते। और मैं आपको बता दूं, प्लेगरिज्म डिटेक्टर जो है वो टीसीएस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप जितना हो सके कॉपी करने से बचें, क्योंकि आपको इंटरव्यू में तो उसको खुद ही फेस करना है ना। अगर आप यहाँ पर चीटिंग कर पास भी हो जाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आगे जाकर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप जितना हो सकता है उतना बचिए, प्लेगरिज्म मत करिए, अपनी मेहनत से करिए ताकि आप अच्छा परफॉर्म करें इंटरव्यू में भी। ठीक है। अब कुछ लोगों का डाउट है एक क्वेश्चन को मिनिमम कितना टाइम दें। तो मिनिमम टाइम हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि पहले दूसरे क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक लॉजिक से बन सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कम से कम टाइम में पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि आप और क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दे सकें। ठीक है। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में कम टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। अगर आप पहले दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर आपको आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि हाँ पहले और दूसरे क्वेश्चन में मेरे को कुछ स्टक हो गया है और मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, तो पूरा टाइम आप जितना भी दे सकते हैं पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरा कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना कि एक क्वेश्चन में 15 मिनट दिए और कुछ कुछ समझ में आया पहला क्वेश्चन, तो आप स्विच करके दूसरे में, फिर तीसरे में, तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सब टाइम बर्बाद कर देंगे, कुछ भी नहीं। पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो उसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए और अपना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर दूसरे में स्विच करिए। जो क्वेश्चन आपको पहले समझ में आ जाए उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है। तो फिर और अगला डाउट कुछ है ऐसा कि कोई स्ट्रेटजी बता दो, तो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन इजी होंगे, उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए ताकि आपके सब सॉल्व होने के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए बाकी के क्वेश्चंस। तो यही थे कुछ डाउट्स। अगर आपको और भी डाउट हैं टीसीएस कोड विटा के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके डाउट्स क्लियर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं टीसीएस कोड विटा और अगर अदर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसमें हम अच्छा सा डिस्कशन करते हैं काफ़ी सारे टीसीएस की प्रॉब्लम्स को, लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स को, सबके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।